आजकल के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं या जो जो जेनजी है, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको तो दिखता है कि यहाँ भारत में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो सफाई नहीं है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, उसको तो ये लगता है कि अगर हमारे पुरखे बेहतर काम करके गए होते तो आज शायद हम भी जापान या चाइना या किसी पश्चिमी देश की तरह आप होते। करिए ना, आपके पुरखों ने जो किया आप करिए ना। नहीं, ये इस बच्चे को क्या पता? तो नहीं, इस बच्चे को उसके लिए आप इस बच्चे से पूछिए। वो तो ये कह रहा है कि 75 साल काफी थे। नहीं, आप जिस लड़के से पूछ रहे हैं, मैं क्षमा कीजिएगा, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप गलत लड़के से गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैं तो आरोपी की भाषा बोल नहीं, रहा हूं। आप आरोपी की भाषा बोलिए तो आप सुनिए कुछ आरोपों को। आप जाकर पूछिए उस लड़के से या उस लड़की से जो गांव देहात में रहता है बिहार के धुर में, जिसके पैर में आज भी हवाई चप्पल नहीं है उड़ान भरने के लिए, जो आज भी एक जीन्स पे फसल काटता आपको नजर आ जाएगा। हर आदमी जीन्स ज़रूर पहन रहा है, हर आदमी के पैर में आज एक चप्पल या जूती ज़रूर है। वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो उसको समझ आती है बात कि देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, क्योंकि उसके माँ बाप उसे याद दिलाते हैं कि बेटा हमारे पैर में चप्पल कभी नहीं थी, हमारे पैर में सिर्फ बिवाई थी। उसके दादा अगर जीवित है तो वो उसे समझा सकते हैं, लड़के या लड़की को। उस लड़की को समझ है जो आज वहाँ से आती है काम करने के लिए, नौकरानी के रूप में, घरेलू नौकरानी के रूप में वो घुसपैठिया समझी जा सकती है, उसको खदेड़ा जा सकता है, जैसा आपको देखने को मिला था दिहाड़ी मजदूरों के संग गुजरा था कोविड के काल में। मगर उन लोगों को ये समझ है कि देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इसलिए क्योंकि उनके बाप दादे ने उस अभावग्रस्त हिंदुस्तान को देखा है। मैं जब दिल्ली आया था, मुझे हॉस्टल में नाम लिखाने के पहले राशन कार्ड में अपना नाम कटाना पड़ा था, क्योंकि उन दिनों खाने का इतना संकट था, तब तक ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हुआ था। मैं तो पुष्पेश जी आपसे मैं किसी राजनीतिक नैरेटिव पे जाना ही नहीं चाहता। नहीं, मैं भी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1947 से लेकर के 1964 तक, क्या 1964 में भारत की स्थिति वैसी थी जैसी सोची गई थी, जैसा सपना देखा गया था? आप मानते हैं कि वहाँ तक पहुँचा भारत बहुत अच्छी दिशा में था? बहुत हद तक वो सपना पूरा हुआ था। मैं आपको याद दिलाऊंगा सुखदेव नामक फिल्म निर्माता की उन फिल्मों की, जिसने IM20 नाम की फिल्मों की सीरीज बनाई थी। जो भारत में थोड़ा बंटाधार होना शुरू हुआ वो नेहरू जी की पुत्री के आने के बाद शुरू हुआ, जो 66 के बाद शुरू हुआ। 66 के बाद यदि आप देखें तो वंशवाद, संजय गांधी का असंवैधानिक शासन, तानाशाही, श्रीमती गांधी की तुरंत मिजाजी, इमरजेंसी, ग्रीन रिवोल्यूशन का पराक्रम जो एक तरह की मृगमरीचिका साबित हुआ, जिसमें सारी पंजाब की धरती जहर से भर गई। ये सारा नेहरू के बाद का काल है। ये नेहरू के बाद का काल है जब हमको शौक हुआ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अगर अंतरिक्ष में सोवियत रॉकेट से गया कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री आ रहा है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। हमारी उपलब्धि थी, मगर वो उपलब्धि नेहरू युगीन स्पेस कार्यक्रमों के कारण ही संभव हुई थी। यदि हम आज, स्वामीनाथन जी स्वीकार करते थे इस बात को कि शायद ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत सफल नहीं था, उससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। आज आप बात कर सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से नुकसान हुए। हाँ, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था एक गलत प्रयोग था। नहीं, मगर गलत प्रयोग तो आप पीछे पलटकर हर चीज़ को गलत प्रयोग कह सकते हैं ना। यदि ये राशनिंग नहीं हुई होती, यदि फूड एडल्ट्रेशन वाले एक्ट्स नहीं पैदा हुए तो क्या आज भारत अकाल की चपेट से दूर हो गया होता? तो हमने तो भाषा बदल दी ना। साईनाथ अपनी किताब में कहते हैं कि आज आप कहिए कि ड्राउट है, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। हम अब अकाल को अकाल नहीं कहते, हम उसको सूखा कहते हैं। मगर यदि आप कल्पना करें उस दिन की, नेहरू के जीवन काल में और नेहरू की मृत्यु तक, आज़ादी से नेहरू की मृत्यु तक भारत ने निश्चित रूप से प्रगति की। नेहरू की मृत्यु के बाद, उनकी पुत्री के जीवन काल में, उनकी पुत्री की वापसी के बाद जो कुछ हुआ उसका नुकसान भारत। मुझे लगता है एक चैलेंज नेहरू के लिए ये भी था कि हमें आगे क्या बनाना है। उससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि हमें जो पिछला जो गंदगी है जो ब्रिटिशर्स छोड़ करके गए हैं उनको भी कैसे साफ करना है। हाँ। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने मरने से कुछ दिन पहले ये कहा भी था कि मेरी समस्या ये नहीं है कि अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज को तो जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि अंग्रेज अपने पीछे कितना कूड़ा छोड़ करके जाएंगे, वो मेरी बड़ी समस्या। जो छोड़ के देश के विभाजन सब सांप्रदायिक दुर्भाव छोड़ के हैं वो आज तक जीवित है। मुझे लगता है कि हमारी दिक्कत ये कि हम ये मानकर चलते हैं कि एक नेहरू की ठेकेदारी थी कि सब कुछ उसने ठीक करके जाना था अपने उत्तराधिकारी तक को। नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनकी जिम्मेदारी। ये आप मानकर चले जनतंत्र में कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री की, ये तो आप तानाशाही प्रधानमंत्री की मानने को तैयार हो रहे हैं। मैं तो आज भी तैयार नहीं हूँ इसके लिए। अब ये जो जैसे कुछ बड़े अच्छे आंकड़े हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी भारत की 1950 में वो 35 साल थी।
35 1947 शायद 27-28 थी। मीनू मसानी की 30 माइंड इंडिया में साल, 27 31 हाँ, साल। 30-31 साल। तो अगर 1947 में 30-31 साल है, जो आज हम 70-72 लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, तो समझिए कि उस दौर पे कितना कुपोषित भारत था कि 30-35 साल औसत आयु थी एक हिंदुस्तानी सन की। 64 में कितनी थी वो तो बताया नहीं ना आपने। आप सीधे आज पहुंच गए ना। आप मुझे ये बताइए कि तब कितना परिवर्तन हुआ था कुपोषण नहीं, में, बिल्कुल कुपोषण में? परिवर्तन हुआ होगा। नेहरू, मैं तो इसको नेहरू नहीं, नहीं, के योगदान की तरह देखता मैं हूँ। नेहरू का बचाव पक्ष का वकील तो हूँ ही नहीं, मगर मेरा ये मानना है, जो आपने बात जहाँ से शुरू की थी कि जो व्हाट्सएप की जानकारी है, जो गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं, जो उस आदमी का दानवीकरण हुआ है, बिल्कुल। जो उस आदमी का राक्षसीकरण हुआ है कि वंशवादी वो था, याश वो था, उसने कुछ किया नहीं, ये मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये चीज़ संतुलित ढंग से की जाए। समझ में लोगों और के ये आनी भी चाहिए। देखना चाहिए कि नेहरू का मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो, कि नेहरू का स्टार्टिंग पॉइंट, उनको कैसा भारत मिला, उनको कैसा और इंदिरा गांधी को कैसा भारत मिला। उनको कैसा भारत मिला, और आज़ाद होते ही भारत पर विभाजन का कितने बड़े शरणार्थी आए। बिल्कुल। और उसके बाद शीत युद्ध के कारण उनको कितना संतुलित विदेश नीति पे आचरण करना पड़ा। बिल्कुल। 92% महिलाएं निरक्षर थीं जब नेहरू को वो हिंदुस्तान मिलता है। वो हिंदुस्तान नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत कम समय रहा, लेकिन इंदिरा गांधी को मैं मान के चलता हूँ, तो इंदिरा गांधी के बाद से जो भारत मिला है वो बहुत समृद्ध भारत मिला बाकियों के मुकाबले। तो ये आप मतलब इस नैरेटिव के आप पक्षधर नहीं लगते मुझे कि ये जो 1947 से 1964 का जो दौर था वो भारत बहुत बेहतर हो सकता था वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 1946 दिसंबर की पैदाइश है और 1964-65 में मैं दिल्ली में रह रहा था। तो मैंने अपने जीवन काल में जो परिवर्तन होते देखा है इस देश में, अपने जीवन में, हिंदुस्तान में, मुझे लगता नहीं कि मतलब उससे ज़्यादा कुछ हासिल किया जा सकता था। लोग बोलते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान देखो आज कैसा है, और हम यूरोपियन देशों से अपने आप को क्यों नहीं कंपेयर करते, हम जापान से क्यों नहीं करते, चाइना से क्यों नहीं करते। कोई यूरोपीय देश औपनिवेशिक गुलामी का शिकार नहीं रहा था। किसी देश का विभाजन उस तरह से नहीं हुआ था जिस तरह से हमारा शीत युद्ध के काल में विभाजन जर्मनी का हुआ था। मगर उन यूरोपीय देशों ने हमारे हाड़ मांस खून पसीने की कमाई से अपने समाज को सुसंस्कृत, सभ्य, परिष्कृत और विकसित बनाया है। लेकिन बाकी देश, सिंगापुर या और देश देखिए, अब करोड़बाग की बात करने लगेंगे। सिंगापुर के बारे में बड़ा पुराना चुटकुला है कि जब ज्वार आता था तो उसका क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमीटर रहता था। जब ज्वार भाटा आता था तो वो 1 किलोमीटर बढ़ जाता था। तो जिसकी कुल उन्होंने बहुत तरक्की की है, मगर वहाँ की आबादी का 95% सिर्फ हान मूल के चीनी है, और वहाँ लगभग तानाशाही का शासन रहा ली कुआन यू के ज़माने में। और वहाँ अंग्रेज़ों के शासनकाल से जिन चीज़ों को परिष्कृत किया गया, बंदरगाह को, तेल की गोदी को, फाइनेंशियल मार्केट्स को, तो उससे आप तुलना भारत की करेंगे तो कितनी विविधता यहाँ है, कितनी धर्म यहाँ है, कितनी बिल्कुल ये तुलना मुझे स्वीकार नहीं। और मेरी पीएचडी का विषय वैसे सिंगापुर का आज़ाद होना और मलेशिया का निर्माण ही था। मैंने अपने जीवन के कुछ वर्ष 18-19 साल की उम्र में तब भी सिंगापुर में बिताए जब वहाँ भी मकानों के भीतर कॉकरोच तो आजकल कहना बड़ा कठिन है, वहाँ तब भी कॉकरोचेस निकला करते थे। अब ये एक पक्ष ये भी कहता है कि भारत 1950 का भारत और की तुलना अगर आप 1950 के जापान से करेंगे तो ये ठीक नहीं है। 1950 के भारत की तुलना आप 1870 के जापान से करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में तो कुछ तुलना करनी चाहिए कि जैसे हिरोशिमा है, नागासाकी है, वो शहर एटमी हमले के बाद भी कैसे पनपे हैं। मगर आप जापान के समाज को भूल रहे हैं। जापान के समाज का जो सामुराई संस्कार है, जापान का वो संस्कार जो सम्राट को सन ऑफ हेवन मानता था, जो कोरियाइयों को अछूत मानता था, जिनकी एक कोरियाई, जापानी, चीनी संस्कृति एक साम्य है। तो मतलब इन सब से भारत की तुलना करना मुझे लगता है गड़बड़ है बहुत।